हेलो माय लर्नर्स। आज की इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। बिहार पुलिस के इस सेशन वाली क्लास में आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे दोस्तों, लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि इंडियन इंडियन नेपोलियन शीर्षक से जुड़ा हुआ है। इंडियन नेपोलियन शीर्षक से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पूछो कैसे? आर्यवर्त जो था और दक्षिण आर्यवर्त के जो थे, मतलब कि अगर यूँ कहूँ तो आप यहाँ पे थोड़ी सी देख लीजिए। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी आप देख लीजिए। ये रहा। सबसे पहली जो चीज है कि बोलता है कि आर्यवर्त आर्यवर्त और दक्षिण वर्त। आर्यवर्त जो था, आर्यवर्त जो था वो क्या था? आर्यवर्त के क्या? आर्यवर्त का 12, और आपका जो है आर्यवर्त का 12, और आपका जो है दक्षिणावर्त, दक्षिणा दक्षिणावर्त के कितना? 11। दक्षिणावर्त का 11, 11 शासकों को हराया था, चंद्रगुप्त हराया था। जिस वजह से शासकों को पराजित किया था, मतलब जिस वजह से इसे भारतीय नेपोलियन कहने के रीजन ये था कि आर्यवर्त के 12 शासकों और दक्षिणावर्त के 11 शासकों को इन्होंने पराजित कर दिया था, हरा दिया था। इसी वजह से इसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। पूछा कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जो वो आपका जो ये जो क्वेश्चन का आंसर मिला होगा वो कि आर्यवर्त के 12 लोग और दक्षिणावर्त के 11 शासकों को हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने हराया था। जिस वजह से भारतीय नेपोलियन इसे कहा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान के नेपोलियन को कहा जाता है नादिर शाह। ईरान के नेपोलियन को कहा जाता है नादिर शाह। और नादिर शाह ने ही भारत पर 1739 ईस्वी में अटैक किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 17 बार अटैक किया था। 1739 ईस्वी में अटैक किया था, भारत पर आक्रमण किया था। और दिल्ली को जीतने के बाद इसने वहाँ और दिल्ली अटैक किया था, तब दिल्ली को जीत गया था। और दिल्ली में जीतने के बाद इसने वहाँ पर शासन किया और उसे लुटवाया। मतलब कि जो नादिर शाह जो था वो ईरान के नेपोलियन कहा जाता है। और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। और इसने दिल्ली को जीत लिया था, और दिल्ली को फिर क्या किया, इसने बहुत सारे इंसानों से लुटवाया। ये मतलब जो होती है वो लुटवाया, कुछ इस तरह से। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि आपका जो है क्या इसको बोलते हैं, आपका जो है कि राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त नहीं होगा। चंद्रगुप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट ये जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं।
अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि ब्रिटिश ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले वाले पहले कह रहा है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम, मतलब कि ब्रिटिश संसद में, मतलब ब्रिटेन के संसद में जो चुने जाने वाले पहले जो भारतीय सदस्य थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे। तो कौन थे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कि दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। जी हाँ। ब्रिटिश संसद में चुन ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कोई शासक अगर रहे थे तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। राइट आंसर आपको पता हो गया। दादा भाई नौरोजी जो थे वो आपका जो थे वो दादा भाई नौरोजी जो थे वो क्या थे? वो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय शासक थे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप देखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना भी की थी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। क्या की थी? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। कब की थी? 1867 से 1868 तक। मतलब कि इनका जो रहा था वो 1868 से 1800, मतलब कि 1867 से 1868 तक रहा था। 1867 से लेकर के 1868 तक रहा था। दादा भाई नौरोजी की मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो है आपका जो है ये तो ज़्यादा छोटा हो गया। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कोई की थी तो वो कौन की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद अगर बात करें तो कब किए थे तो 1867 से 1868 तक रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन में हमारा दिया दिया हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपा 1905 बनारस अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे। मतलब कि 1905 में बनारस अधिवेशन जिसको वाराणसी भी हम लोग बोलते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जब अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था?
1905 में जब अधिवेशन हुआ था, तब उस समय अध्यक्ष थे। इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन की अवहेलना की थी। और इन्होंने ही मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तब उसको क्या किए थे, अवहेलना किए थे। बंगाल विभाजन अवहेलना किए थे। क्या किए थे? बंगाल विभाजन को अवहेलना किए थे। बंगाल विभाजन की अवहेलना की थी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमारे हो गए। 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन हुआ था, तब उसका इन्होंने अवहेलना किए थे। और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये दोनों लोग जो थे, जो गरम दल के नेता थे। कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। और आपका जो कौन था, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत लाला लाजपत राय, ये दोनों जो थे, वो गरम दल के क्या थे? गरम दल के नेता थे। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस बात से एग्री हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो आपका जो लाला लाजपत राय जो हैं, लाला लाजपत राय जो हैं, उनको पंजाब का केसरी कहा जाता है। पंजाब को केसरी कहा जाता है। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी 1867 से 1868 तक। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसकी वो क्या किए थे, अवहेलना की थी। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता हुआ करते थे। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय शासक, पहले भारतीय पहले भारतीय का नाम कौन क्या था? तो वो था दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इज द करेक्ट उत्तर आपका है जो हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व का विश्व का सबसे ताजे पानी का जो झील जो है, विश्व का सबसे ताजे पानी का झील है, वो कौन सा झील है? विक्टोरिया झील है, मिशिगन झील है, बहकाल झील है, सुपीरियर झील है, कौन सा झील है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व का सबसे ताजे पानी का जो झील है वो आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो आपका जो है
वो क्या है, तो सुपीरियर झील आप कहो कि सुपीरियर झील जो है वो क्या है, विश्व का सबसे ताजे पानी का झील है सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि जो आपका जो है वो सुपीरियर झील, सुपीरियर सुपीरियर झील की अगर हम बात करें तो सुपीरियर झील जो आपका जो है सुपीरियर झील जो है वो अमेरिका और कनाडा दोनों में फैली हुई है। कहाँ पे फैली हुई है, अमेरिका और कनाडा में फैली हुई है। जो सुपीरियर झील दोनों में फैली हुई है और ये विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है। इसकी एरिया की अगर हम बात करें तो 82,500 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है, तो इसकी एरिया की अगर हम बात करें तो ये कितनी है, 82,500 किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है कि बैकाल झील, तो बैकाल झील आपका कहाँ है, का आप कहोगे कि बैकाल झील जो है वो रूस में है। सुपीरियर झील के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपीरियर झील जो आपका जो है वो अमेरिका और कनाडा के में फैली हुई है। और आपका जो उसकी एरिया की अगर हम बात करें तो वो 82,500 किलोमीटर स्क्वायर है। बैकाल झील के बारे में बात करूँ तो बैकाल झील आपका जो है वो रूस में स्थित विश्व का सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई है 1950 मीटर है इसकी गहराई है। तो मेरे ख्याल से आंसर आपको मिल गया कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील जो कौन है, तो वो कौन है, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसके शासन काल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चार को ऑप्शन हो गए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन चारों के बारे में आपको बतानी है। कौन कौन आपका है? एक तो आपका है जो है अकबर है। अकबर जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण, अकबर के समय में हिंदी साहित्य का स्वर्ण कला कहा जाता है। और जहांगीर जो है वो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण कला कहा था, और शाहजहां को स्थापन कला का स्वर्ण कला कहा था, औरंगजेब को संगीत कला का स्वर्ण कला कहा था। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब खुद बीना बजाते थे, ऐसा हिस्ट्री कहता है। तो मेरे ख्याल से याद अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण कला कहा जाता है, और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है। और आपका जो है शाहजहाँ का स्थापन कला का कहा जाता है, और आपका जो है औरंगजेब को संगीत कला का स्वर्ण कल कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में हम वापस आते हैं, कहते हैं किसके शासन काल के दौरान को चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्ण कल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है आपका, कहा जाता है जहांगीर को।
जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकार, अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्णकार कहा था, और जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकार कहा जाता है। और शाहजहां को कहा जाता है क्या? आपका शाहजहां को कहा जाता है स्थापन कला का कहा जाता है। और औरंगजेब को संगीत का कला कहा जाता है। तो ये हो गया। चलिए अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो आपका है वो जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर है। तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जाम्बेजी नदी पर आपका है विक्टोरिया जी। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी वो अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? पहली पहली ट्रेन पहली ट्रेन अप्रैल पहली ट्रेन अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? चलाई गई थी मुंबई मुंबई से थाने चलाई गई थी। कब कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से थाने चलाई गई थी। किसके शासन काल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाई गई थी। लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 34 किलोमीटर लंबा था। 34 किलोमीटर क्या था? लंबा था। क्या लंबा था? रास्ता लंबा था। मेरे ख्याल से हो गया कि भारत में पहली पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? 1853 को चलाई गई थी। मुंबई से आपका जो है वो कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से आपका थाने चलाई गई थी 1853 ईस्वी को अप्रैल से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। क्वेश्चन कंप्लीट। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है सिंपल, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा। क्वेश्चन हमारा था हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा हुमा हुमायूंनामा जो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, जिसमें हुमायूं की बातें सिर्फ और सिर्फ 20% लिखी गई थी, और बाकी बातें मतलब कि 80%, अगर यूँ कहूँ तो 80% जो है वो लिखी गई थी, बाबर की बातें लिखी गई थी। अकबरनामा जो लिखा लिखा था वो आईने अकबरी ने लिखा था। आईने अकबरी ने अकबरनामा लिखा था। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गए। अगला नंबर जो आपका क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता? कर निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता है? तो कौन नहीं बैठता कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता? आपका बी। कहाँ आपका लिखा गया था? मुकर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता है? तो कौन नहीं बैठता? विषाणु। वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरस की अध्ययन अध्ययन को वायरोलो वायर वायरो
वायरोलॉजी वायरोलॉजी होता वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता है? तो वो विषाणु नहीं बैठता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर आपका जो क्वेश्चन है कहता है कि एंटी 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 इन्फ्लैमेटरी के रूप में किस किस दवा का उपयोग किया जाता है? एंटी इन्फ्लैमेटरी के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो मेटफॉर्मिन, डाइजेपाम, लैटानोप्रोस्ट, पेडेनीपोस्ट, पेडनीसोन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? पेडनीसोन हो जाएगा। पूछे कैसे? एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपका पेडनीसोन में। चलिए अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कि भारत में मुस्लिम मुस्लिम शक्ति की नींव रखने मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला युद्ध था। भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला युद्ध कौन था? तो भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला युद्ध कौन था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त कि तराइन का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मैं आपको कंप्लीट सेटअप तैयार कर देता हूँ। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का जो पहला युद्ध जो हुआ था वो वो 1191 आपका 91 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। और अगर तराइन का अगर सेकंड युद्ध देखे तो वो 1192 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में हुआ था। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद पानीपत का पहला युद्ध की अगर हम बात करें, पानीपत की पहला युद्ध की अगर बात करें तो वो 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम बात करें पानीपत की दूसरी युद्ध की, पानीपत की अगर हम तराइन का प्रथम विश्व युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से पूरी तरह से हार गया था। तब पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी ने जस्ट एकदम लिटरली चरण में गिरकर उन्होंने माफी मांगा था। तब पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें माफ कर दिया। और फिर रेस्ट इन हिस्ट्री, सेकंड वर्ल्ड वार, सेकंड युद्ध हुआ तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में। तब जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया। तब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने माफ नहीं किया और उनकी दोनों आंखों को बाहर निकाल कर फेंक दिया और पृथ्वीराज चौहान को मर्डर कर दिया। लेकिन उसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। उस समय करमार्थी कबीले के लोग तम्यक नामक स्थान पर सिंधु नदी के किनारे मोहम्मद गौरी की मृत्यु कर दी। उसके बाद हमारा आता है पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का सेकंड युद्ध 1556 ईस्वी में बैरब खां और हेमू के बीच हुआ था। हालांकि अकबर के हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें कि अकबर बैरब खां के तरफ से लड़ रहा था।
हालांकि हेमू जो था वो बहुत ही बलवान था। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि तराइन का युद्ध में जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से हारा था, तब उन्होंने माफी मांगते हुए ये कहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई विल ऑल्सो नॉट रिटर्न टू दिल्ली, मैं दिल्ली वापस अब कभी नहीं लौट के आऊंगा। तब उन्होंने माफ कर दिए थे। हिस्ट्री से कुछ सीख मिलती है तो सीख लो दोस्त, नहीं तो हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट करेगा। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भारत में मुस्लिम मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाले का रखने वाले कौन था, तो वो तराइन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सर तराइन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मारियाना ट्रेंच में पाया जाता है। मारियाना ट्रेंच में पाया जाता है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है मा मारियाना ट्रेंच। तो आप इसको याद रखिएगा। मारियाना ट्रेंच एक गर्त है। मारियाना ट्रेंच का मतलब होती है हरियाणा। मारियाना ट्रेंच। मारियाना टच जो है वो एक गत है। गत का मतलब होती है गत का मतलब क्या होती है? गत का मतलब होती है खड्डा। खड्डा का मतलब होती है खाई। प्रशांत महासागर की जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। और अटलांटिक महासागर में सौर गैसों पाया जाता है। ये एक समुद्री मोटी घास है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और इसी घास के मोती को महासागरों का मरुस्थल भी कहा जाता है। कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि मू- मूसा पारदीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? मूसा पारदीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो किस पौधे का नाम है? तो वो है केला का। केला को हम लोग क्या कहते हैं? तो केला को हम लोग मूसा भी कहते हैं। केला को क्या कहते हैं? केला को मूसा कहते हैं। केला को क्या कहते हैं? मूसा भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए केला को हम लोग मूसा कहते हैं। और आम को क्या कहते हैं? फेराइंडिका। आम को क्या कहते हैं? मैग्नीफेरा मैग्नीफेरा इंडिका। तो इस बात को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो आम को क्या कहते हैं, तो आम को कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। और केला को क्या कहते हैं? मूसा कहते हैं। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित मुगल इमारतों में से कौन सी इमारत निम्नलिखित मुगल इमारतों में से कौन सी इमारत लंबाई और चौड़ाई बराबर होने की अनूठी अनूठी विशेषता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ताजमहल जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका बराबर हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आपका जो है कि ताजमहल जो है, ताजमहल का जो मकबरा है वो किस में है? तो वो है आपका शाहजहाँ और मुमताज़ का मकबरा, उसको हम लोग कहते हैं। ताजमहल के मकबरा को कहते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ और उसको कहते हैं मुमताज महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ताजमहल में आपका शाहजहाँ और मुमताज का जो मकबरा है। और बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी में है। और लाल किला आपका कहाँ है? दिल्ली में। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोलकाता और आगरा के बीच किस बरस पहली टेलीग्राफ लाइन लाइन खोली गई थी? तो पहली टेलीग्राफ लाइन जो खोली गई थी कोलकाता और आगरा के बीच में, वो 1854 में।
तो इसका राइट आंसर कोलकाता और आगरा के बीच में किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खींची गई थी? 1954। 1954 में पहली टेलीग्राफ लाइन खींची गई थी 1854 में कोलकाता और आगरा के बीच में। और 1854 में ही वुड डिस्पैच, भारत में वुड डिस्पैच आया था 1854 में ही। लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा संबंधी जो सुधार किया था वो किया था 1854 में ही। अब इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि सूत्रकानिका की खोज किसने की थी? सूत्रकानिका की खोज किसने की थी? सूत्रकानिका की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। रिचर्ड अल्टमैन ने ही किया था। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी। इन चारों के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए ताकि अगला बार ये क्वेश्चन गलत नहीं हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आपका जो है कि कुतुब मीनार की जो नींव डाला था, कुतुब मीनार की जो नींव डाला था वो किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने ही पूरा किया था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुतुब मीनार को जो नींव डाला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। हो गया आपका आंसर। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव डाली थी और इसका जो शासन कर रहा था वो 1526 से 1857 तक मुगल वंश चला था। हालांकि उसके बाद डिक्लायर हो गया था, बट 1707 तक चला था। उसके बाद अगर हम बढ़े तो अलाउद्दीन खिलजी आते। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना करती है। दीवान ए रियासत की स्थापना करती है जो कि एक वाणिज्य विभाग थी, वाणिज्य विभाग थी। अगला नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है कि पानी के, यही तो क्वेश्चन है ना, कि पानी के टैंक में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर सल्फेट को हम लोग प्रयोग करते हैं पानी के टंकी में कवक हो जाती है उसको नष्ट करने के लिए। तो राइट आंसर आपका कौन होगा? राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो आप कहोगे कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन आता है, कहता है कि आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? कहाँ शुरू किया गया था? महाराष्ट्र में पवनार में किया था। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा जर्मनी के वीमर संविधान से को अपनाया गया था कौन? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन अपनाया गया था। एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघ राष्ट्रपति चुनाव। तो जो एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघ है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया कनाडा से लिया गया। और आपका जो है कि राष्ट्रपति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया आयरलैंड से लिया गया। तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी, लेकिन उसको दफनाया गया था काबुल में। लाहौर में अगर बात करें तो लाहौर आपका जो है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में शाहजहाँ और मुमताज़ का मकबरा और सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो आगरा में हुई थी। आगरा इज द करेक्ट आंसर, लेकिन दफनाया गया था काबुल में। लाहौर और दिल्ली, लाहौर में आपका जो है वो जहांगीर की मकबरा और दिल्ली में हुमायूं की मकबरा और दिल्ली के बगल में एक है सिकंदरा, वहाँ पे आपका जो है वो अकबर का मकबरा है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।